नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं डीपी मेमोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में कई सारी बातें कही गई है, कई सारी बातें लिखी गई है और आज भी ये एक अनसुलझा रहस्य की तरह पड़ा हुआ है। मेडिकल साइंस में ऑटो इम्यून डिजीज़ का कोई जवाब नहीं है, लेकिन होम्योपैथी फिर भी बेहतर काम कर रही है। पिछले साल यानी 2022 में मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NIH एलुमनी एसोसिएशन के चैनल पे मैं लाइव आया था और उस पे मैंने ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में काफ़ी सारे बातें कही, कई सारे क्योर्ड केस दिखाए, कई सारे अप्रोच दिखाए कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में होम्योपैथी का क्या अप्रोच है। दोस्तों, उस वीडियो का रीच ज़्यादा नहीं हो पाया, इसलिए मैं उसे अपने चैनल पे आज अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप वो सारी बातें जानेंगे जो आप जानना चाहते थे ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में और ख़ास करके उसके होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को तसल्ली से देखें। थोड़ा लंबा वीडियो है क्योंकि ये लाइव था और आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं होम्योपैथिक अप्रोच इन ऑटो इम्यून डिजीज़ विद डॉक्टर अमित गुप्ता। Thank you, Gitashree ma'am. It's a great honor for me to be here. And a very good evening to Dr. Vidyut Mukherjee and Kalyani sir. Uh, Autoimmune disease. In this video, first of all, I will give some introduction regarding autoimmune disease. और उसके बाद कुछ क्योर्ड केसेस जो कि दोज आर वेरी डिफिकल्ट केसेस मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में दे आर सम वेरी मच डिफिकल्ट और वो जब क्योर हुए तो मुझे लगा कि उसे यहाँ डिस्प्ले करना चाहिए अपने कलीग्स के बीच में, ताकि जो ऑटोइम्यून डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर रतन चंद्र ने बताया, डॉक्टर रतन ने, कि मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ पैलिएशन है इसका और या सिम्टोमेटिक रिलीफ है, बट होम्योपैथी can cure autoimmune disease. So before approaching to the cured case, first of all, I would like to give some brief introduction of autoimmunity and autoimmune disease. Uh, I think it's time to start. First, let's see what is autoimmunity. Autoimmunity is a condition in which the presence of immune response against self tissue. Normally, जब हम बीमार पड़ते हैं, जब कोई भी बीमार पड़ता है, तो there must be some foreign pathogens, foreign bacteria, virus और foreign antigen जिसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, एंड दैट इज डिजीज. But when this foreign antigen or this protein substance are generated in our body, so by mistake हमारी immunity उसे अटैक करती है और उसे डिस्ट्रॉय करती है. In general, autoimmunity is not a disease until it destroy our body. Then we can. The other one is autoimmune disease. What is autoimmune disease? Disease is a condition in which we suffer. So in autoimmunity, generally there is no suffering, there is no disease, there is just autoimmunity. But autoimmunity may be harmless phenomena. However, if these responses causes significant organ damage, this results in autoimmune diseases. Autoimmune diseases are a major cause of chronic morbidity and disability, affecting up to 1 in 13 adults at some time. This is a great percentage, approximately 3.5% of the whole population can be suffer from chronic morbidity due to autoimmune disease. तो जब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं आया था तो मुझे नहीं पता था कि ये इतनी सीरियस कंडीशन है. देन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस आई केम टू नो दिस आर सच ए सीरियस कंडीशन है, दिस इज सच ए डिजास्टर्स कि लोग सफ़र करते रहते हैं, स्टेरॉइड्स और बहुत सारी चीज़ें उनको दी जाती है, बट उन्हें कोई खास रिलीफ नहीं होता, दे ओनली गेट टेम्पररी रिलीफ. Next is autoantigen. These are antigen despite being a normal self tissue constituent. These are normal self tissue constituent जो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है. But in the target of a humoral or cell-mediated immune response are called autoantigen. Means these are normal tissue cells, normal organs, normal tissues on which our immunity, our immune system, by mistake attacked and destroyed, and that is called autoantigen. And in response to autoantigen, our body produces autoantibody. The production of autoantibody against self protein.
This is autoantigen is called autoantibody. Autoantibody immune reactivities in patient blood or CSF provide a key diagnostic information. जब हमें डायग्नोस करना होता है कि बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज है या नहीं है, then this autoantibody helps a lot. There are some very common autoimmune diseases like psoriasis, alopecia areata, rheumatoid arthritis, celiac diseases, SLE, IBD, MS. There are several autoimmune diseases. These are common autoimmune diseases. इसमें जो modern medicines में या old school जिसे हम अपनी होम्योपैथी में कहते हैं, वो इसमें सिर्फ सप्रेशन या पैलिएशन इस तरह की चीज़ें होती है, एंड देन एज ए रिजल्ट इट टर्न्स इनटू अ मोर सीरियस डिजीजेस. ससेप्टेबिलिटी के आधार पे ये फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट टू सीरियस डिजीज ये कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू पैलिएशन एंड सप्रेशन. Like there is no definite cause of autoimmune disease. Exactly, no cause, no known cause, no definitive cause. But there is one theory that some microorganisms like bacteria, virus, pathogens, other pathogens, and some fungus, etc. They and some drugs also, because there is in modern medicine there is extensive use of medicines. बहुत सारे यूजलेस मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं या पेशेंट को दिए जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा हैम्पर होती है, एंड दैट कैन गिव राइज टू ऑटोइम्यून डिजीज. Some probable causes are hyperimmunization. This hyperimmunization is what? मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखा है कि पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, हम उसे एक वैक्सीन दिलाना चाहते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन एंड ऑल दिस थिंग्स. तो इसमें क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन बच्चे में या किसी पर्टिकुलर पर्सन में बहुत ज़्यादा होती है, एंड ड्यू टू हाइपर इम्यूनाइजेशन हमारी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है, एंड ड्यू टू कंफ्यूजन ये ऑटो इम्यून डिजीज का एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर फैक्टर होता है. अदर रीजंस आर क्रोनिक इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन, वायरल इन्फेक्शंस, पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड सम मेडिसिन और ड्रग्स. मेडिसिन और ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स से ये हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है, और कुछ नए नए प्रोटीन्स बन जाते हैं, कुछ नए नए एंटीजन बन जाते हैं ड्यू टू साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स. और इस नए एंटीजन को हमारी बॉडी फॉरेन सब्सटेंस की तरह कंसिडर करती है और अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, और ऑटो इम्यून डिजीज इसमें हो सकते हैं. लाइक सम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स यू कैन से, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनमें ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है ऐसे लोगों में. लाइक दिस इज मोर कॉमन इन विमेन दैन इन मेन. नॉर्मली ऑटोइम्यून डिजीज मैंने जितना भी पढ़ा है, जितने भी रिसर्च पेपर मैंने पढ़े हैं और जितने भी एक्सपीरियंस गेन किया है कि दीज आर ऑटोजोमल डिजीजेस. एक्स लिंक डिजीज में विमेन आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, एक्स लिंक डिजीज में मेंस आर ससेप्टेबल, बट ऑटोइम्यून डिजीज में विमेन बहुत ज़्यादा सफ़र करती है. जितने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस मेरे पास आए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन्स आर विमेन. There are some genes in HLA loci. HLA is human leukocyte antigen. इनके लोकाई पे कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रिगर करते हैं. Some other susceptible genes include those determining cytokines activity, that there is co-stimulation and cell death. So ये सेल डेथ और उसके इन चीज़ों से जो कनेक्टेड होते हैं, तो वो भी जीन्स की ससेप्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं. There are several acquired factors including infection, cigarette smoking and hormonal levels. These are predisposing factors. There is one very interesting thing is molecular mimicry. What is molecular mimicry? There is cross reactivity between infectious pathogen and self antigen. ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कुछ एंटीजेंस हैं जिस पे हमारी एंटीबॉडी ने अटैक नहीं किया, वो सेफ होते हैं, ऑटो इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, वो ऑटो इम्यून डिजीज में कन्वर्ट नहीं होते. लेकिन जब इनकी क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, जो इन्फेक्शियस एजेंट आते हैं हमारे बाहर से, बैक्टीरिया वायरस जो आते हैं, तो इनकी क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, एंड ये कुछ नए एंटीजन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड ये मॉलिकुलर मिमिक्री होती है. इन्हें ऐसा लगता है हमारी बॉडी में, हमारे एंटीबॉडी को, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को, इम्यूनिटी को, कि दीज आर फॉरेन सब्सटेंस, बिकॉज ये मिमिक करने लगते हैं फॉरेन सब्सटेंस को सेल्फ एंटीजन के साथ मिल करके, एंड इसकी वजह से देयर आर सम रिलीज एंड सिक्वेस्ट्रेड एंटीजन फ्रॉम डैमेज टिश्यू. इसकी वजह से हमारी बॉडी उस पर अटैक करती है. नॉर्मली दीज आर नॉट यूजुअली विजिबल टू द इम्यून सिस्टम,
जो कि बाद में ये ट्रिगर करते हैं ऑटो इम्यूनिटी को। There is alternatively infection may result in production of inflammatory cytokinins and which overwhelm the normal control mechanism that prevent bystander damage. Side effects of some drugs, for example, the metabolic product of anesthetic agents, halogens, bind to liver enzyme, resulting in structurally novel protein. ये नोवेल टर्म नोवेल कोरोना वायरस से भी आप रिलेट कर सकते हैं। देयर इज समथिंग विच इज न्यू, विच इज नॉट नोन। सो कुछ ड्रग, जैसा अभी मैंने बताया कि कुछ ड्रग्स होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं, कुछ ऐसे कन्वर्शन करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें कन्वर्ट होती है जिससे कि वो कुछ नए प्रोटीन बन जाते हैं विच इज़ नॉट अर्लियर प्रेजेंट इन आर बॉडी। अब ये पहले से हमारी बॉडी में नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी को लगता है कि दिस आर टोटली न्यू। न्यू मीन्स फॉरेन, और ये फॉरेन सब्सटेंस समझ करके उस पर अटैक करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए न्यू और फॉरेन एंटीजन बाय इम्यून सिस्टम एंड द एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेटेड टी सेल्स डायरेक्टेड अगेंस्ट इट एंड कॉज हेपेटिक नेक्रोसिस। There are some classification of autoimmune disease. Classification there is according to sensitivity कि ये कितनी sensitive है, इतना कितना damage किया है body को, severity के आधार पे। Type 1, 2, 3 and 4. The Gels and Coombs classification, it is first one is type 1 hypersensitivity. This is relevant in allergy but is not associated with autoimmune disease. Like बहुत लोग कहते हैं कि किसी पेशेंट को वीट एलर्जी है, मिल्क एलर्जी है, किसी पर्टिकुलर जो एलर्जी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो उसमें बहुत सारे एलर्जी की चीज़ें निकलती है जिसमें कि पता होता है कि इस पेशेंट को इन इन चीज़ों से एलर्जी है। तो दीज आर स्टार्टिंग ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज से ये चीज़ें शुरू होती है और उसके बाद ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है फ्रॉम टाइप 1 टू टाइप 2। इन टाइप 2 द इंजरी इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मीन्स यहाँ पे सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होने से क्या होता है कि डैमेज हमारी बॉडी में कम होते हैं। देयर कैन बी सिंगल टिश्यू और ऑर्गन डैमेज जहाँ पे हमारी इम्यूनिटी अटैक करती है और थोड़ा डैमेज होती है, बहुत ज़्यादा उसमें डैमेज नहीं होता। बट इन केस 3 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इज ए जनरलाइज्ड रिएक्शन, पूरी बॉडी पे रिएक्शन होता है रिजल्टिंग फ्रॉम इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन which initiate activation of a classical complement cascade as well as recruitment and activation of phagocytes and CD4 plus lymphocytes. The site of immune complex deposition is determined by the relative amount of antibody, size of the immune complex, nature of antigen and local hemodynamics, generalized deposition of immune complex like SLE in चीज़ों SLE like this disease are result of type 3 hypersensitivity. In type 4 this is the most severe form जहाँ पे पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है और डैमेज होना शुरू हो जाता है। एक्टिवेटेड टी सेल्स एंड मैक्रोफेज मीडिएट फैगोसाइट्स एंड टिश्यू डैमेज। सो दिस इज द सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। Gels and Coombs classification you can see here immediate type 1, type 2, type 3, type 4 and the mechanism and some examples like type 1 is allergic diseases, type 2 ABU blood transfusion reaction, जैसे किसी को अगर गलत ब्लड चला गया तो उसमें भी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आता है स्किन हमारी बॉडी का। एंड देन टाइप 3 इज इम्यून कॉम्प्लेक्स serum sickness, farmer's lungs. Type 4 is acute cellular transplant, rejection, nickel hypersensitivity, etc. So these are based upon the classification of this autoimmune disease. The important thing is investigation. कैसे पता लगता है कि हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज है? तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ऑटो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में होते हैं जिसे डिटेक्ट किया जाता है। देयर इज मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स CD4 वगैरह C4 C3 ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिनके इन्वेस्टिगेशन से लैब इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज़ें पता लगती है। देयर इज वन थिंग क्रायोग्लोबुलिन्स। द क्रायोग्लोबुलिन्स आर एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट अदर इम्यूनोग्लोबुलिन, मीन्स हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही ये act करती है and which form immune complex that precipitate in cold. That's why it is called cryoglobulin. Cryo is a term connected with cold, extreme cold, high, very low temperature. Sorry. There is one very important, very interesting thing I came through the
जब मैं इसमें देख रहा था, मैं जब इस पे काम कर रहा था ऑटो इम्यूनिटी पे, तो देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज टोलराइजेशन. What is tolerization? It is a form of vaccination via the gut. यानी कि वैक्सीनेशन, नॉर्मली वैक्सीनेशन इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर होता है, इंजेक्शन दिया जाता है, बट हियर वैक्सीनेशन इज वाया गट. ओपीवी होता है, बट दिस इज अ डिफरेंट थिंग. So here patients are orally dosed with small amount of a protein which is either directly or indirectly involved in the sufferer's particular autoimmune disease. So जो sufferer होते हैं उनके autoimmune disease, जो ऑटोइम्यून डिजीज होता है किसी सफर को, उसके कुछ प्रोटीन के अमाउंट को लेकर के ओरली पेशेंट को दिया जाता है. इससे क्या होता है, दिस ट्रीटमेंट फॉर ऑटोइम्यून डिजीज इमर्ज इन लेट 90s एंड होल्ड्स प्रॉमिस फॉर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मिसमैच टिश्यू और बॉडी पार्ट्स. नॉर्मली ट्रांसप्लांट, अगर मैच ट्रांसप्लांट ना हो तो पेशेंट की लाइफ बचाना मुश्किल होता है, तो कुछ ऐसे उपाय ढूंढे जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन में या मेडिसिन के दूसरे फील्ड में, जो कि पेशेंट की कैजुअलिटी को बचाया जा सके, पेशेंट को की डेथ को बचाया जा सके, डेथ ना हो. तो ऐसे में कुछ मिसमैच्ड टिश्यू पार्ट्स होते हैं जो कि ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो वो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, इनफैक्ट रिजेक्शन के चांसेस ही होते हैं. तो उसमें टॉलराइजेशन से, ये वैक्सीनेशन, ओरल वैक्सीनेशन से ये पार्ट्स पेशेंट को दिया जाता है orally. Here, patients can be pre-tolerized instead of having to wait for a good match. They could be pre-treated so they could accept a larger degree of incompatibility and still have a successful transplant. Incompatibility होने के बाद भी इनकम्पैटिबिलिटी होने के बाद भी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो, इसके लिए ही टॉलराइजेशन को खोजा गया था, इस मेथड को अपनाया जाता है. फॉर एग्जांपल, पेशेंट्स विद डायबिटीज वुड बी गिवन इंसुलिन, दोज विद एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस वुड बी गिवन अ प्रोटीन फ्रॉम द माइलिन शीथ एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोवाइटिस रिसीव अ प्रोटीन कॉल्ड एस एंटीजन. सो दिस मेथड, आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज सम लाइक क्योर्स लाइक, यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलिया अप्लाई हो रहा है. डॉक्टर हैनेमैन ने भी कहा है अपने फिलॉसफी में कि जो एलोपैथी है वो क्योर नहीं कर सकती, वो चीज़ों को सप्रेस करती है, पैलिएट करती है, टेम्परेरी रिलीफ देती है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स इन मेडिसिन. एक्सीडेंटली हमारे एमसीक्यू में भी कई बार पूछा जाता था, ओरल वाइवा में भी पूछा जाता था कि एलोपैथी क्या क्योर कर सकती है. एलोपैथी कैन क्योर ओनली व्हेन देयर इज सम होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट. तो यहाँ भी वही चीज़ लागू हो रही है कि मॉडर्न मेडिसिन ने भी जाने अनजाने लाइक क्योर्स लाइक को एक्सेप्ट करके या उसको फॉलो करके दिस टॉलराइजेशन को उन्होंने मिसमैच्ड जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ट्रांसप्लांट के लिए इन्होंने यूज़ किया. ऑटोइम्यून डिजीज, अब हम पूरी तरह से होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू पे आ रहे हैं कि यहाँ पे जब मैंने रिपिट्राइशन टेबल में कुछ ऑटोइम्यून डिजीज के नाम डाले, तो रिपिट्राइशन टेबल में मल्टीमाइजमेटिक कुछ मेडिसिन आए, जैसे लाइकोपोडियम एंड नेट्रिमोल लीडिंग द लिस्ट, लाइक डिजीजेस सोराइसिस, ग्रेव्स डिजीज, क्वार्टर एसिली, आर्थराइटिस सीलिएक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है कि कुछ मल्टीमाइजमेटिक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन ही इसमें अच्छा काम करती हैं और मुझे रिजल्ट्स भी इससे काफ़ी अच्छे दिखे हैं. नाउ हाउ टू अप्रोच ऑटो इम्यून डिजीज ट्रीटमेंट, जैसे होम्योपैथिक अप्रोच क्या होना चाहिए अगर ऑटो इम्यून डिजीज हम ट्रीट कर रहे हैं. तो द बेसिक रूल इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स. हम पेशेंट का केस टेकिंग करते हैं, स्पेशली उनके मेंटल सिम्टम पे हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि पेशेंट की सफरिंग बहुत हाई ग्रेड की होती है, हमारी इमेजिनेशन से बाहर. अनटिल एंड अनलेस हम उस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तभी हम समझ पाते हैं कि ये डिजीज कितनी सीरियस है. तो मेंटल सिम्टम्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है. फिजिकल सिम्टम्स ग्रेजुअली धीरे धीरे करके क्रोनिक डिजीज में बहुत सारे सबसाइड हो जाते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं, हमें रियल पिक्चर नहीं मिल पाती. तो ऐसे केस में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स स्पेसिफिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वो मेंटल सिम्टम पे हम ज़्यादा जोर दें तो ज़्यादा अच्छे से हम टोटलिटी इरेक्ट कर पाएंगे और अच्छी मेडिसिन सेलेक्ट कर पाएंगे. देयर इज एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट, लाइक अगर कई बार वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स होती है टोटलिटी के बाद भी, तो हम एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक एंटीसिप्लिटिक, एंटीसोरिक मेडिसिन देख करके बीच में इंटरमीडिएट, देन हम वापस से उस मेडिसिन पे आते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं.
कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज जो मैंने देखा है, बोवेल नोसोड्स वर्क्स वंडरफुली इन ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक बैसिलस नंबर 7 and 10 को मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत ही सक्सेसफुल यूज किया है, दे वर्क्स अमेजिंगली। मॉर्गन प्योर इन सोराइसिस, साइकोटिक कंपाउंड इन एलोपेशिया एरियाटा, मॉर्गन गार्टनर इन सीलियक डिजीज, दीज आर बोवेल नोसोड्स, और ये बहुत ही अच्छा काम करती है ऑटो इम्यून डिजीज में। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। नो प्रेफर्ड पोटेंसी, अब मेडिसिन के सिलेक्शन के बाद आप पोटेंसी के सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। सो विद ऑटो इम्यून डिजीज, जो मैंने खुद भी फील किया और बहुत सारे रिसर्च पेपर में भी पढ़े हैं, कुछ अमेरिकन जर्नल्स में भी मैंने पढ़ा है कि ऑटो इम्यून डिजीज में एलएम पोटेंसी वर्क्स वंडरफुली। एलएम पोटेंसी नॉर्मली जब हम सीएम पोटेंसी में देते हैं विद ऑटोइम्यून डिजीजेज, वी आर लिटिल मोर वेरी ऑफ एग्रावेशन, एग्रावेशन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। एग्रावेशन आर डिफिकल्ट विद ऑटोइम्यून डिजीज, और उसमें जो एग्रावेशन होते हैं उसे हैंडल करना भी अच्छा खासा मुश्किल होता है। पेशेंट ऑलरेडी बहुत सीरियसली सफ़र कर रहा है, उसके बाद उसका सीरियस एग्रावेशन या कुछ मॉडरेट एग्रावेशन भी इनटॉलरेबल होता है, और पेशेंट आपके पास नहीं टिकता, वो कहीं और चला जाता है डेफिनेटली पैलिएटिव ट्रीटमेंट की तरफ, और इसके बाद उसकी जो बीमारी है वो और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। So aggravation are difficult with autoimmune diseases. So you must keep in close contact with these patients. ऐसे patients को आप रेगुलर फॉलोअप में करें, शॉर्ट टर्म में मेडिसिन दें, और उनके टेलीफोनिक या आजकल वीडियो कॉल पे भी कुछ पेशेंट्स अगर दूर रहते हैं तो आप उनके रेगुलर फॉलोअप में रहें। And for potency in the treatment of MS or other autoimmune disease, LM potency, if the reaction is too much, you can give a higher LM. अगर हमने LM potency दिया किसी पेशेंट को और रिएक्शन हुआ, इट मीन्स एग्रावेशन अगर हुआ, तो हम उसे एंटीडोट नहीं करते, हम और हायर LM potency देते हैं, ताकि then you neutralize it a little bit more. Okay, with centesimal potency you tend to see a little more action and reaction. centesimal potency ज़्यादा एग्रेवेट करती है और उसमें क्योर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट आपके पास नहीं टिकता। ऑब्वियसली मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं सेंटेसिमल पोटेंसी देने के बाद उनका एग्रावेशन ऐसा हुआ है कि बड़ी मुश्किल हो गई उन्हें हैंडल करना, समझाना, क्योंकि नॉर्मली आप उन्हें नहीं समझा सकते कि व्हाट इज पैलिएशन, बिकॉज वो ऐसे सफ़र कर रहे हैं, उनको एनी हाउ रिलीफ चाहिए। किसी भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को एनी हाउ पेन से रिलीफ चाहिए, किसी भी सोराइसिस के पेशेंट को इचिंग से और ड्राइनेस से रिलीफ चाहिए, तो पैलिएशन की तरफ वो जाएंगे ही जाएंगे। आपके पास अगर वो टिक रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही केयरफुली प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली आपको पोटेंसी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। Although LM potencies are also catalyze strong reactions, they are usually gentle. रिएक्शंस तो इसमें भी होते हैं लेकिन वो जेंटल होते हैं, वो ज़्यादा लास्ट नहीं करते, एक दिन या 2 दिन में उनका एग्रावेशन कम हो जाता है और पेशेंट को समझाना आसान होता है। इफ़ यू डोंट सी एनी रिएक्शन विद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू डोंट सी एनी रिएक्शन विद LM potencies, कई बार ऐसा होता है कि हमने LM potency दिया, अच्छे से सिलेक्शन करके दिया और उसने काम नहीं किया, देन you can go to a centesimal potency and then back to an LM। ऐसा अमेरिकन जर्नल में मैंने पढ़ा है और मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी एक्सपीरियंस किया है कि सेंटेसिमल पोटेंसी की 1 या 2 डोज देने के बाद वापस से हम LM पोटेंसी पे आते हैं तो अच्छा रिएक्शन होता है और क्योर और जो रिलीफ है पेशेंट को वो बेटर होता है। सो LM पोटेंसी और सेंटेसिमल पोटेंसी को कंबाइंड अगर किया जाए तो हमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। एक केस आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ ए केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये पेशेंट मेरे पास 2016 में आई थी और इनका आर फैक्टर उस समय 225 था। इट इज़ ए केस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उनकी सफरिंग बहुत ज़्यादा थी। इस केस को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डीपी मेमोरियल होम्योपैथिक क्लिनिक का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने इस केस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एलेबोरेट किया है कि कैसे कैसे पेशेंट की सफरिंग थी, वो कैसे उनको ठीक किया गया। उस समय इनका आर फैक्टर 225 था जब पेशेंट मेरे पास आए थे। ये पास के एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा करके परेशान होकर के वापस मेरे पास आए थे। सो नॉर्मल वैल्यू 20 से कम होना चाहिए और इनका 225 था, मतलब नॉर्मल वैल्यू से 10 टाइम्स ग्रेटर, और उनकी सफरिंग बहुत ज़्यादा थी। कुछ महीने की ट्रीटमेंट के बाद द रिजल्ट केम टू 4.26 मीन्स लेस देन 5, एंड ये 2017 में ये पेशेंट ठीक हो चुकी है। एंड इवन आफ्टर 5 years अभी भी वो पेशेंट मेरे पास आती है अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए। शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो दिस इज होम्योपैथिक क्योर, वी कैन से इट होम्योपैथिक क्योर,
यहाँ पे पैलिएशन नहीं हुआ, टेम्पररी मेडिसिन नहीं चली है, एंड फ्रॉम 225 इन फ्यू मंथ्स द पेशेंट इन जस्ट 4 months, यू कैन से फ्रॉम नवंबर 2016 टू मार्च 2017 ये पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गए। सो यहाँ पे होम्योपैथिक से अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फिश हो रहा हूँ कि होम्योपैथी से अच्छा यहाँ पे कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो ऑटो इम्यून डिजीज में इतने अच्छे से काम करती है, और इतने सीरियस डिजीज रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स का जब यूट्यूब पे कई वीडियोस आते हैं उस पर जब मैं उनका रिव्यू पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी ज़्यादा वो सफरिंग है उनकी। Excuse me. उनकी सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है, और चूंकि उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता तो पेन किलर खा खा के अपनी किडनी खराब कर लेते हैं। अगर वो होम्योपैथी में किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास आ जाए तो शायद उनकी सफरिंग बहुत कम हो जाए। ऐसा ही एक और केस ऐसा ही एक और केस रोमेटॉइड आर्थराइटिस का क्योर हुआ, जो कि ये मेरे ऑनलाइन पेशेंट है। इनका आर फैक्टर 189 था, कुछ महीने के ट्रीटमेंट के बाद ये भी नेगेटिव हो गई, अप्रोक्स 6.8। So you can see the serious condition, autoimmune disease such as rheumatoid arthritis. This is also very much curable under homeopathy. Curable. There is no palliation, there is no suppression. और ठीक होने के बाद पेशेंट की दोबारा सफरिंग नहीं होती। Since it is an autoimmune disease, so there is chances of uh, uh, recurrence of the symptoms. कुछ कई बार ऐसा होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज है तो कई बार सोराइसिस वगैरह मैंने देखा है कि चीज़ें दोबारा से अपीयर होती है। एलोपेशिया एरेटा में मैंने देखा है कि कई बार दोबारा से चीज़ें रीअपीयर होती है। कुछ और केसेस ऑटोइम्यून डिजीज के मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में आए हैं। ये सीलियक डिजीज इस पेशेंट को थी, इस बच्ची को, ये जिसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी कहते हैं। तो एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ इसका जो टीटीजी चल रहा था उस समय 800 से ज़्यादा था। नॉर्मली इट इज़ लेस देन 12। सो यू कैन सी कि ये कई 100 गुना ज़्यादा इस पेशेंट का था, कई गुना ज़्यादा, मतलब 12 से 800 अप्रोक्सीमेटली 90 टाइम्स। सो इस पेशेंट की भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, कुछ भी गेहूं की चीज़ें खाने से इसे प्रॉब्लम होती थी। शी इज़ एट प्रेजेंट अंडर माई ट्रीटमेंट और उसकी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है। अभी वो 149 के आसपास इनका है, उससे कम भी हुआ था। 82 तक अभी चल रहा है पेशेंट का। सो शी विल बी वेरी मच हेल्दी, वो क्योर हो जाएगी, होम्योपैथिक क्योर होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये रीडिंग मैं बहुत जल्द अपनी होम्योपैथिक दवाइयों से 12 से नीचे ले आऊँगा। देर इज़ केस ऑफ एलोपेशिया एरियाटा, ये भी केस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्प्ले किया है, डीपी मेमोरियल होम्योपैथिक क्लिनिक पे। ये पेशेंट मेरे पास जनवरी 2000 एग्जैक्टली ईयर्स मैं भूल रहा, 2016 या 18 में आई थी ये। तो ये इस कंडीशन में आई थी, ये डिप्रेशन में थी। अब सोचो एक 18-20 साल की बच्ची को इतने बड़े पैचेस अगर बन जाते हैं। ये उस समय दिल्ली के अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा चुकी थी, लेकिन कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी। जब ये मेरे पास आई तो फिर मुझे भी लगा थोड़ा केस डिफिकल्ट है। देन मैंने टोटलिटी का सहारा लिया। इसमें टोटलिटी से काम नहीं हुआ था तो फिर मैंने सिफलिनम दिया था 1 डोज, उसके बाद इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई थी। यू कैन सी द प्रोग्रेस ऑफ द क्योर फ्रॉम हेयर टू। धीरे धीरे इस पेशेंट के हेयर्स आने लगे थे थोड़े, और नेक्स्ट फॉलोअप के बाद कुछ हेयर्स यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। कुछ और हेयर्स आने शुरू हुए थे नेक्स्ट फॉलोअप के बाद। फिर हेयर्स और ज़्यादा आने लगे उस पैचेस में, लगभग पूरा पैच इस पेशेंट का भरने लगा था, छोटे छोटे हेयर्स आने लगे थे। उसके बाद यू कैन सी हियर देयर इज़ मार्वलस इम्प्रूवमेंट। फिर ये लगभग पैचेस इसके भरने शुरू हो गए थे, और लगभग 7 से 8 महीने की ट्रीटमेंट में ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई थी। यू कैन सी हियर फ्रॉम जनवरी 2018 टू अगस्त 2018, ये 8 महीने की ट्रीटमेंट से इस पेशेंट की जो बहुत बुरी हालत थी, एलोपेशिया एरियाटा, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जैसे ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज एंड शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। ये अभी भी मेरे क्लिनिक पे विजिट करके अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए, कभी कभी छोटे पैचेस बन जाते हैं जो कि बहुत आसानी से कुछ डोज की मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। सो यू कैन हियर ऑल्सो सी द स्कोप ऑफ होम्योपैथी, इन फैक्ट कि होम्योपैथी कितना अच्छा काम करती है ऑटो इम्यून डिजीज पे, जिसका कहीं कोई इलाज नहीं होता। पेशेंट पैसे और समय दे करके थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। ऐसे में होम्योपैथी वर्क्स वंडरफुली।
ये ऐसा ही केस है, इसमें भी एलोपेशिया एरियाटा का है। पेशेंट कुछ महीनों में ये बिल्कुल ठीक हो गए। ये पेशेंट भी थी, ये भी बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैं बढ़ूंगा एक ऐसे क्योर्ड केस की तरफ जिसको मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी ज़्यादा डिस्प्ले नहीं किया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इमेजेस हैं जो थोड़े से डिस्टर्बिंग है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर्स से कि अगर वो थोड़े से कमज़ोर दिल वाले हैं, अगर वो चीज़ों को थोड़ा सा सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को ऑफ कर दें। आई एम सॉरी टू से। लेकिन अभी कुछ सोराइसिस के बारे में मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं उस केस को आपके सामने डिस्प्ले करूंगा। व्हाट इज सोराइसिस? इट इज़ ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज। इसकी सफरिंग आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी हाइपर प्रोलिफरेटिव स्किन डिजीज। इसमें क्या होता है, स्किन की लेयर्स थोड़ी मोटी हो जाती है, प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है अनकंट्रोल्ड। और ये कंडीशन इन विच स्किन सेल्स बिल्ड अप एंड फॉर्म स्केल्स एंड इची ड्राई पैचेस। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इमेज। ये नॉर्मल स्किन है जहाँ पे केराटिन लेयर और एपिडर्मिस डर्मिस दीज आर ऑल इन नॉर्मल कंडीशन। बट इन सोराइसिस देयर इज पाराकेराटोसिस। ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं, और देयर इज थिकनेस ऑफ केराटिन लेयर, सो देयर इज हाइपर केराटोसिस। और कुछ माइक्रो एब्सेस भी बनते हैं, और जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज है स्किन के अंदर की, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इस वजह से सोराइसिस होती है। There is some triggering factor of psoriasis. The condition appear to be a polygenic. इसमें मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये बीमारी हेरिडिटरी कंसीडर की जा सकती है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ जीन्स आए जो कि ट्रिगर कर रहे हैं सोराइसिस। देयर इज 9 genetic psoriasis susceptibility loci that have been identified लाइक PSORS 1 to 9। ये 9 जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे होते हैं। ये ट्रिगर करते हैं सोराइसिस को। दे आर अदर ट्रिगरिंग फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एंड ड्रग्स, लिथियम वाले कुछ ड्रग्स होते हैं, सम अल्ट्रावायलेट लाइट्स, अब्यूज ऑफ अल्कोहल एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस का मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल देखा है। मेरे पास एक और पेशेंट आई थी जो फादर की डेथ के बाद उसे सोराइसिस डेवलप हुआ था। तो मैंने मेंटल कॉज, और होम्योपैथी में इसका बहुत बड़ा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम मेंटल सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जो कि मॉडर्न मेडिसिन में नहीं के बराबर होता है, कि वो मेंटल सिम्टम्स को ज़्यादा बॉदर नहीं करते। बट फॉर अस मेंटल सिम्टम इज़ फॉर ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस। उसके सिम्टम्स की ग्रेडिंग भी बहुत हाई होती है जब हम मेंटल सिम्टम्स को लेते हैं। There's types of psoriasis: chronic plaque psoriasis, flexural psoriasis, gutted psoriasis, and erythrodermic and pustular psoriasis. बहुत ज़्यादा डिटेल करूँगा तो थोड़ा समय भी कम है। So these are 4 types of psoriasis. There are common sign and symptoms. psoriasis के पेशेंट्स क्या क्या सफ़र करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनके, लाइक रैशेज, ड्राइनेस ऑफ स्किन, देयर इज फिशर, स्किन क्रैक्स होती है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने की वजह से, देयर इज फ्लैकीनेस एंड पीलिंग। स्किन जैसे फ्रूट्स के पील्स निकलते हैं, जैसे छिलके निकलते हैं, वैसे स्किन पील ऑफ होती है इसमें। स्मॉल बम्प्स होते हैं, थिकनेस और रेडनेस भी इसमें आती है स्किन पे। माइंड में डिप्रेशन होता है, सफरिंग इतनी ज़्यादा होती है ऑटोइम्यून डिजीज़ के पेशेंट की कि वो डिप्रेशन में रहते ही रहते हैं। देयर इज सम मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स फॉर सोराइसिस। देयर इज इन्फ्लेम्ड टेंडन्स, टेंडन्स इन्फ्लेम्ड होते हैं, इचिंग, जॉइंट स्टिफनेस, प्लेक्स और स्मॉल डेंट्स इन नेल्स। नेल्स भी थोड़े से डिफॉर्म हो जाते हैं सोराइसिस के पेशेंट्स के। और जो पेनफुल जितने जॉइंट्स होते हैं वो भी काफ़ी पेनफुल होते हैं। देयर कैन बी सेल्फ केयर फॉर सोराइसिस, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैंने अभी बताया कि जो सोराइसिस के पेशेंट्स होते हैं वो मेंटली बड़े अनस्टेबल हो जाते हैं अपनी सफरिंग से। सो परस्यूइंग एन इंजॉयबल एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो, स्ट्रेस बस्टर हो, स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें। देयर इज पेट्रोलियम जेली जो कि वैसलीन के नाम से पॉपुलर है। इसे अप्लाई करने से जो ड्राइनेस और जो स्केल्स होते हैं उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होती है। ड्राइनेस कम होने से पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है। देयर इज लाइट थेरेपी। Exposure to bright light using a device called a light box mimics नेचुरल लाइट। सो नेचुरल लाइट की अगर एक्सपोजर में आते हैं तो स्किन थोड़ी सी हेल्दी होती है। ऐसे भी हमें पता है कि अगर हम सन हीट ले, नेचुरल लाइट ले, तो हमारे बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस होती है और वो स्किन के लिए थोड़ी हेल्दी होती है। थोड़ी सी टैनिंग हो सकती है लेकिन वो हमारे स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी होती है।
देयर इज अल्ट्रा वायलेट लाइट थेरेपी। अभी हमने इसके ट्रिगरिंग फैक्टर में अल्ट्रा वायलेट लाइट देखा था कि अल्ट्रा वायलेट लाइट के, अगर अल्ट्रा वायलेट का एक्सपोजर ज़्यादा हुआ तो सोराइसिस के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फिर से सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलिया यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट इससे सफरिंग हो रही है और यही हमारे सेल्फ केयर में भी यूजफुल होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी फॉर सीरियस स्किन डिजीजेज यूज्ड अलॉन्ग विद स्पेशल मेडिकेशन दैट इंक्रीजेज लाइट एब्जॉर्प्शन, एंड लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद स्किन थोड़ी सी हेल्दी होती है। मॉइस्चराइजर टू हाइड्रेट्स एंड प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम डैमेज। Coal-tar extract is also useful to soothe scaling and itching of skin. There is no definitive treatment in modern medicine. They use mostly steroids, जो कि कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेशेंट की सफरिंग इतनी ज़्यादा होती है। सो दे यूज स्टेरॉइड्स। दिस modifies or stimulates hormone effects, often to reduce inflammation or to tissue growth and repair। टिश्यू के ग्रोथ और रिपेयर के जो कि डैमेज हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। दे आर विटामिन ए डेरिवेटिव्स विच अनप्लग्स ब्लॉक्ड हेयर फॉलिकल, जैसा कि आपने उस पिक में देखा था कि नीचे हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक होते हैं और स्किन हेल्दी नहीं रह पाती। सो दिस विटामिन ए डेरिवेटिव्स अनप्लग ब्लॉक्ड हेयर फॉलिकल्स एंड हेल्प्स प्रिवेंट न्यू ब्लॉकेज। कुछ नया ब्लॉकेज ना बने, उस ब्लॉकेज को भी ये रिपेयर करने में और प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। एक स्लोज स्किन सेल ग्रोथ, जैसे कि आपने देखा कि स्किन की सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि स्केल्स बढ़ते हैं और पीलिंग ऑफ होती है, ये विटामिन ए डेरिवेटिव भी इसे स्लो करते हैं। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टू कॉन्ट्रैक्ट स्वेलिंग इन जॉइंट्स एंड टिश्यूज। जो इन्फ्लामेशन, जो स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में, स्किन में, उसे एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। दिस इज वेरी डेंजरस। मेरे एक पेशेंट से अभी मुझे मालूम हुआ था कुछ समय पहले कि सॉरी, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स रिड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। सो ये हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, ड्रॉप कर देती है हमारी इम्यूनिटी को। इससे क्या होता है, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। कोविड में जिनकी भी इम्यूनिटी वीक थी उनकी सफरिंग बहुत ज़्यादा हुई। तो जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पे थे उनकी ज़िंदगी बचाना काफ़ी मुश्किल हुआ था कोविड के समय में। सो जो भी सोराइसिस की वजह से या किसी और बीमारी के कारण इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे थे, उनके साथ बहुत ही बुरी हालत हुई थी कोविड के समय में। क्योंकि बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस जब हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के साथ, तो कोविड जैसे सीरियस इन्फेक्शन में क्या हुआ होगा, ये जस्ट इमेजिन करने की बात है। Some vitamins are help to promote normal body functions, growth and development. These are the basic treatments. ये पेशेंट को मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आया था। ये बहुत ही सीरियस केस है सोराइसिस का। मैंने कॉलेज में भी कई सारे केसेस देखे थे, लेकिन अभी तक मेरी लाइफ का ये सबसे सीरियस कंडीशन है, सबसे सीरियस केस है सोराइसिस का। ये 31 जनवरी 2018 को आए थे। तो आप यहाँ पे स्केल्स देख सकते हैं, जितना भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया सोराइसिस को, ये क्लासिकल आपको पिक्चर यहाँ दिख रहा होगा कि स्किन की थिकनिंग हो रखी है, स्केल्स बने हुए हैं और ये पेशेंट के जॉइंट्स पे, फ्लेक्सर मसल्स पे है। तो ये पेशेंट की काफ़ी बुरी हालत थी। कुछ और आप इमेजेस में देख सकते हैं, लाइक दिस इज, ये एब्डोमिनल एरिया है, यहाँ पे भी इसके स्किन की थिकनिंग हो रखी है। और ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग इमेज है, ये बैक पोर्शन है पेशेंट का। यहाँ पे बहुत ही सीरियस कंडीशन थी पेशेंट की। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्केल्स, दीजर स्केल्स, पूरा पीठ बिल्कुल एकदम गंदा हो चुका था, बहुत बुरी हालत थी पेशेंट की। सो इस इमेज को देख करके थोड़े से कई लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। मैंने इसी के लिए कहा था कि आप थोड़ा अगर थोड़े दिल के कमज़ोर हैं तो इन इमेजेस को ना देखें। इसके बाद इस कंडीशन को देख करके जब मैंने देखा तो एज ए डॉक्टर मैंने कई केसेस देखे थे, कई सीरियस स्किन डिजीजेस भी देखा था, लेकिन इसे देख करके एक बार मैं भी सहम गया, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे कि भाई पेशेंट की क्या सफरिंग है। मतलब ये पेशेंट अपने मतलब लाइफ से बिल्कुल परेशान हो चुका था कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसे लगता था कि किसी भी तरह से कोई इस सफरिंग से छुटकारा दिला दे। जब ये मेरे मेरे क्लिनिक पे आया, जब ये जिस जगह पे बैठा था उसके चारों तरफ स्केल्स स्केल्स निकल करके बिल्कुल जमा हो गए थे और काफ़ी मतलब वाइट वाइट स्केल्स बिल्कुल जमा हो गए थे।
और आप कह सकते हैं कि बड़ा विचित्र सा उस समय माहौल था कि मैं इट वाज स्ट्रेंज टू हैंडल सच ए केसेस। बट मुझे लगा था कि एज ए डॉक्टर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है और मेरी ड्यूटी भी है कि मेरे पास जो भी है मैं उसकी ट्रीटमेंट करूँ। तो फिर मैंने इस पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया। जब ये पेशेंट मेरे पास आए थे तो इनकी जो कंडीशन थी बहुत ही जैसे ज़िंदगी से हारे हुए, बिल्कुल कंधे झुके हुए मेरे पास आए थे। उदास-उदास से लगता था कि भई चलो हर जगह दिखा लिया, अब ये इस डॉक्टर को भी टेस्ट किया जाए कि क्या है, नहीं है, व्हाटएवर। तो मैंने जब पूरा केस लिया इनका, तो जो केस की टोटलिटी आई वो ये थी। माइंड सैडनेस, ऑब्वियसली इनका सैडनेस बहुत ज़्यादा था, डिप्रेशन में ये थे। फ़ियर ऑफ पीपल इनके साथ बहुत हाई था क्योंकि ये अपने आप को कहीं भी जा नहीं सकते थे इस सफ़रिंग की वजह से, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपोज़ होती थी, बहुत ज़्यादा ये दिखती थी इनको, तो ये इनके साथ बड़ी दिक्कत आती थी। तो पीपल को भी ये अवॉइड करते थे, लोगों को वो डर लगता था उनको, और कॉन्फिडेंस इनके अंदर बिल्कुल लो हो चुका था, इनके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान खुद ही सफ़र कर रहा है, अगर किसी ने टोक दिया तो उसकी सफ़रिंग कई गुना बढ़ जाती है। एंजाइटी डिजीज़ को लेकर के, फिर क्योर को लेकर के, शाम के समय इनकी एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, कारण कि जब ये घर जाते थे अपने काम से, कपड़े चेंज करते थे, अनड्रेसिंग भी एग्रावेट करता था, मेंटल एग्रावेशन होता था इनको। तो जब कपड़े चेंज करते थे तो अपनी स्किन जब देखते थे तो इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, कई कई गुना ज़्यादा इनको लगता था कि भाई लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी है, बिल्कुल ये होपलेस हो चुके थे कि ये बीमारी मुझे इस बीमारी से अब छुटकारा नहीं मिल सकता। तो जितना भी हो सकता था इन्होंने कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ खास इनको इम्प्रूवमेंट इनकी नहीं हुई। इन सारे सिम्टम्स को लेकर के जब मैंने टोटलिटी किया, तो जो फर्स्ट मेडिसिन, जो लीडिंग रेमेडी थी, इट वाज रस्टक्स, और विंटर एग्रावेशन भी था, जॉइंट्स इन्वॉल्व थे। तो सारे सिम्टम्स जो हैं पेशेंट को, एक्सेप्ट रेस्टलेसनेस, क्योंकि रेस्टलेसनेस रस्टक्स का कैरेक्टरिस्टिक है, पेशेंट में रेस्टलेसनेस नहीं थी, पहले रही होगी, लेकिन लॉन्ग सफरिंग में वो खत्म हो चुकी है, जिन जिंदगी से हारे हुए जैसे लोग होते उस तरह की कंडीशन हो चुकी थी। तो रस्टक्स मैंने एलएम पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करना शुरू किया, 0/1 से मैंने इस पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू की। फिर 31 मार्च के बाद जब 8 फरवरी को मैंने पेशेंट को मेडिसिन दी, थोड़े से स्केल्स बढ़े। ये बैक की कंडीशन है, ये कमर के पास की है, ये भी थोड़े से डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं। और पैरों की स्किन थोड़ी सी, जो स्केल्स थे वो निकलने शुरू हो गई, और अंदर से कुछ नॉर्मल स्किन आने शुरू हो गए जो हेल्दी थे कंपेरेटिवली। फिर 30 अप्रैल को जब मैंने 0/1, 0/2, 0/3 फॉलोअप जारी रखना शुरू किया पेशेंट का रस्टक्स का ही, तो कुछ महीनों के बाद जो एब्डोमिनल एरिया वो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका था, काफ़ी ठीक है। ये आप इमेज के कंपैरिजन में भी देख सकते हैं, ही इज़ वेरी मच बेटर। और इसके दूसरे पार्ट्स भी बॉडी के काफ़ी ठीक हो रहे थे, लाइक दिस इज़ लेग्स, जो कि आपने देखा कि लेग्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। ये भी 30 अप्रैल 18 में ये काफ़ी ठीक थी। इसका फ्रंटल एरिया भी आप देख सकते हैं, पेशेंट की काफ़ी ठीक है, ग्रेट इम्प्रूवमेंट हुई। और हाथ भी काफ़ी ठीक थे। पैर भी आपने देखा, फ्रंटल जो आगे का एरिया है, एंटीरियर पोर्शन, ये भी पेशेंट की काफ़ी इम्प्रूव हुई। लेकिन 23 जून, लगभग 6 महीने बाद, ये ऑलमोस्ट ठीक हो चुके थे। जितने जितनी चीज़ें थी, यू कैन सी कि 90% से ज़्यादा ये ठीक हो चुके थे। ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है इनका एब्डोमिनल एरिया। इनका पैर भी लगभग ठीक हो चुका है, बिल्कुल हेल्दी कंडीशन है, ग्रेनुलेशन हेल्दी ग्रेनुलेशन है, स्किन के जो स्केल्स है वो सारे जा चुके हैं, बिल्कुल हेल्दी फिट इनका हम कह सकते हैं। पीठ बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। बहुत बुरी हालत थी, जैसा कि आपने पिछले इमेज में देखा था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। और अगर हम कंपैरिजन करें, अगर आपने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया होगा अगर अच्छे से, तो आप अगर कंपैरिजन करते हैं, तो जनवरी से लेके जून तक लगभग 6 महीने के ड्यूरेशन में इस ऑटो इम्यून डिजीज़, इसकी ग्रेट सफरिंग इस पेशेंट की काफ़ी हद तक यू कैन से दैट अप्रॉक्सीमेटली ये पेशेंट क्योर हो चुका है। ये हर पॉसिबल ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड्स का, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद जब इसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, तो ये होम्योपैथी से इतनी अच्छी कंडीशन में ये पेशेंट होता है। यू कैन सी हियर द प्रूफ ऑफ होम्योपैथिक, मैजिकल होम्योपैथिक, द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ इसके बाद ये भी है, आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या कंडीशन थी पेशेंट के पीठ की, और सिर्फ 6 महीने की कंडीशन में, सिर्फ 6 महीने की ट्रीटमेंट से वो पेशेंट कितना अच्छा हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ऑटो इम्यून डिजीज में होम्योपैथी नहीं है तो कौन है।
मॉडर्न मेडिसिन के पास जवाब नहीं है। पैलिएशन सप्रेशन सप्रेशन के बाद पेशेंट सफ़र करते रहते हैं, लेकिन हमारी होम्योपैथी ने, हमारी अच्छी होम्योपैथी ने इस पेशेंट को इतना रिलीफ दिया कि ये अब एट प्रेजेंट मुझे ये कांटेक्ट में नहीं है, लगभग 4 साल हो चुके हैं। बट जब मैंने इस पेशेंट का ट्रीटमेंट बंद किया था तब ये लगभग ठीक हो चुके थे। ये हाथ की कंडीशन में आप देख सकते हैं, पैरों की कंडीशन में आप देख सकते हैं। दीज आर ऑल मैजिक ऑफ होम्योपैथी, दीज आर ऑल ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। कि मैं शायद ही कोई दूसरी ट्रीटमेंट हो, शायद ही कोई दूसरी पैथी हो मेरी नॉलेज के हिसाब से कि जो इतने अच्छे क्योर कर सकता है ऑटो इम्यून डिजीज का। चाहे आपने एलोपेशिया देखा, चाहे सीलिएक डिजीज का देखा, या आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का देखा, अब सोराइसिस का आप देख रहे हो। तो ये जितने केसेस थे, ये सारे मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के कुछ अमेजिंग क्योर में से थे। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इन केसेस को ठीक करने के बाद मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने होम्योपैथी पढ़ी। कई बार थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती है, कुछ कॉलेज में भी, कुछ कलीग से और कुछ सोसाइटी में, कि आप कई बार पिंच किए जाते हो कि आपने होम्योपैथी पढ़ी है। लेकिन अगर ऐसे केसेस क्योर होते हैं तो मुझे लगता है हर किसी को होम्योपैथी पढ़नी चाहिए। एनआईटी जैसे कॉलेज से हमारे जो टीचर्स हमें सिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं, उसी की नॉलेज के हिसाब से, उसी की नॉलेज के बेस पे हम इतने अच्छे क्योर कर सकते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ये सारे इमेजेस प्रूफ है कि ऑटो इम्यून डिजीज में होम्योपैथी कितना बढ़िया काम करती है। सो द रेफरेंस है कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बुक से मैंने रेफरेंस लिया था, कुछ इमेजेस लिए थे और बाकी मटेरियल थे। सो मैं कंक्लूड करूँगा एंड वेरी मच थैंकफुल टू दिस प्लेटफॉर्म कि उन्होंने मुझे अपने केस को डिस्प्ले करने का मौका दिया। और मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स, आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।